वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चैप्टर हमारा चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड। कल हमने टॉपिक किया दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ने हमें क्या बताया? लॉ ऑफ डिमांड हमें प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है। प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एज अ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, और ऐसा प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। देन हमने किया वाई डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, और वाई या व्हेन प्राइस डिक्रीजेस वाई डिमांड इंक्रीजेस। भाई प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज क्यों होती है? ऐसा क्या होता है कि प्राइस कम हो गए और आपा डिमांड करना ज्यादा शुरू कर दिया? तो कुछ पॉइंट्स के बारे में आपा डिस्कशन की। ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ड्यू टू इनकम इफेक्ट, ड्यू टू डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी, है ना। ये कुछ पॉइंट्स के बारे में कल आपा ने डिस्कशन की। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? कुछ अलग केस। अब लॉ ऑफ डिमांड ने क्या समझाया था? दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बट एक्सेप्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं होगा। वो कौन से केसेस हैं जहां पे प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी? सॉरी, वो कौन से केसेस हैं? ये तो लॉ ऑफ डिमांड ने बताया था। वो कौन से केसेस हैं जहां पे अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा आप डिमांड ज्यादा करेंगे, और प्राइस डिक्रीज होने से आप डिमांड भी कम कर देंगे? माने ये लॉ ऑफ डिमांड का ऑपोजिट है। वो कौन से केसेस हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा? जैसे कि ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट है स्टेटस सिंबल गुड्स। भाई कुछ गुड्स हमारी ऐसी होती हैं जो कि स्टेटस सिंबल होती हैं, लाइक ब्रांडेड गुड्स, जैसे कि लग्जरी कार्स, गोल्ड। ये सब जो कमोडिटीज है, लग्जरी कार्स हुई, गोल्ड हुई, ये जो कमोडिटीज है ये स्टेटस सिंबल गुड्स है। अब आप गोल्ड पहनते हैं, ठीक है, आप में से भी कुछ बच्चों ने, मे बी गर्ल्स ने, है ना, कुछ इयररिंग्स वगैरह या गोल्ड की चेन कुछ पहना होगा, या आपने, है ना, मम्मी घर पे कुछ ऐसा, या पापा कोई रिंग पहन ली, कुछ भी गोल्ड पहनते हैं आपा। तो ये गोल्ड आखिर पहनते क्यों है? क्या कोई ऐसी स्कीम है कि गोल्ड पहना आपा ने और अपने आपा ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, या गोल्ड पहनने से अपना दिमाग ज्यादा स्पीड से भागना शुरू हो गया? कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? दीज आर ओनली एंड ओनली फॉर द स्टेटस सिंबल, और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टेटस सिंबल है कि अगर आपा ने गोल्ड पहन रखा है, अच्छा लगता है, ये महसूस होता है सामने वाले को कि भगवान की इनके ऊपर कृपा है, इनके पास दो पैसे अच्छे हैं। ठीक, मतलब एक स्टेटस सिंबल शो होता है गोल्ड के साथ। तो अगर गोल्ड का प्राइस, ध्यान से समझना, अगर गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हो गया, गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होने का मतलब क्या है? गोल्ड सस्ता हो गया। आज गोल्ड का भाव 40,000 रुपये है, 4,000 रुपये रह गया, गोल्ड सिर्फ 4,000 रह गया। तो क्या होगा? क्या वो 4,000 रुपये वाला गोल्ड अब वो एक स्टेटस का पार्ट लेगा? क्या
फिर कोई बंदा गोल्ड पहन के, मोटी मोटी चेन पहन के, मोटे मोटे ब्रेसलेट पहन के, क्या वो एक स्टेटस शो कर पाएगा? क्या वो थोड़ी सी हवा है ना जिसे कहते हैं अपन, कर पाएगा? नहीं। सस्ता है, हर कोई पहनना फिरेगा। फिर वो अमीर बंदे की वो अमीरियत, उसकी रिचनेस शो होगी? नहीं होगी। वही गोल्ड की मान लो 20 ग्राम की चेन एक रिच बंदे ने पार की, और वही 20 ग्राम गोल्ड की चेन एक पुअर बंदे ने पार की, दोनों सेम हो गए, क्या स्टेटस सिंबल रह गया? तो जो रिच बंदे हैं वो गोल्ड की डिमांड करना बंद कर देंगे। मतलब प्राइस फॉल होने से क्या हुआ? गोल्ड का डिमांड कम हो गया। एंड वाइस वर्सा, इसमें है ना, वाइस वर्सा में मतलब कि अगर गोल्ड का प्राइस ज्यादा हो गया, 40,000 रुपए वाला गोल्ड 80,000 रुपए हो गया, सोचने में शायद आपको ये लग रहा होगा कि गोल्ड का डिमांड कम हो जाएगा अगर प्राइस ज्यादा हो गया। नहीं जी, ये उतना ही ज्यादा एक स्टेटस का पार्ट बन जाएगा, है ना। अमीर बंदे क्या सोचते हैं कि कुछ ऐसा यूज करें जो कि आम लोग नहीं यूज कर पाते हैं, है ना, तो वो ज्यादा गोल्ड पहनना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, स्टेटस सिंबल गुड्स। इसे आप गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो गुड्स हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, या इसे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इन गुड्स को? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। मतलब ये वो गुड्स हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे आके फेल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, मैसेज आया है किसी का। डिस्टिंक्शन वर्ड कैसे बेटा मतलब होता है डिफरेंस, मतलब ये कुछ डिफरेंट गुड्स होगी, नॉर्मल गुड्स नहीं कहेंगे, लग्जरी गुड्स, उस हिसाब से। सेकंड इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कौन सी होती हैं? दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स। ये गिफन गुड्स कौन सी होती हैं? दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स, ज्यादा इंफीरियर होती हैं ये गिफन गुड्स वो गुड्स होती हैं अगर इनका प्राइस ज्यादा होगा डिमांड ज्यादा होगी, और अगर इनका प्राइस कम होगा डिमांड कम होगी। इसकी डेफिनेशन ही है कि गिफन गुड्स आर दोज गुड्स which have positive relationship with price and inverse relationship with the income। अगर इनकम इंक्रीज होगी गिफन गुड्स की डिमांड कम होगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी गिफन गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। बिल्कुल एज लाइक एज इंफीरियर गुड की तरह ही इसमें भी यही कुछ है। तो ये वो गुड्स होती हैं अगर इनकी प्राइस ज्यादा होएगी तो कंज्यूमर इसी की डिमांड ज्यादा करेगा, और अगर इनकी प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर इनकी डिमांड करना कम कर देता है। जैसे मान लो कोई भी हाईली इंफीरियर गुड है ना, अगर उसका प्राइस कम हो गया, कंज्यूमर कुछ अपनी लो इनकम की वजह से कुछ ऐसा यूज कर रहा है जो कि उसके लिए इंफीरियर है क्योंकि उसका इनकम का लेवल कम है, तो अगर उस कॉमोडिटी का प्राइस कम हो गया तो वो क्या करेगा? वो उससे कुछ पैसा बचना शुरू हो जाएगा, उसे कुछ पैसा बचना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वो अच्छी वाली वो पैसा सारे का सारा किसी ना किसी नॉर्मल गुड्स के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। तो गिफन गुड्स का प्राइस कम हुआ तो गिफन गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। गिफन गुड्स का जो केस है वो किसने दिया था? सर रॉबर्ट गिफन ने।
ये नाम है बंदे का, सर रॉबर्ट गिफन। तो उसी के नाम पे इस गुड्स को बनाया गया है, इस गुड्स का, इन गुड्स का नाम रख दिया गया, दीज आर गिफन गुड्स। और क्या केसेस हो सकते हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि फैशनेबल गुड्स। बेटा देख लिया करो, है ना, मेरे को कंफर्म नहीं है कि कुछ पॉइंट्स आप बुक्स में है नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते वक्त है ना, कोई मैं बुक तो नहीं खोलता हूँ। तो फैशनेबल गुड्स, फैशनेबल गुड्स का मतलब जो कि हम एज अ फैशन के लिए पहनते हैं, है ना, यूज करते हैं कि इन चीजों का फैशन है। तो वो सारी कमोडिटीज जिनका की मार्केट में ट्रेंड है, जिनका की मार्केट में फैशन है। आप सोच के देखिए, मान लो है ना, कोई आपका दोस्त, आपका कोई भाई बहन, कोई ऐसे वो जीन्स आती है ना, वो फटी फुटी सी, फटी मतलब लोग तो डिजाइन कहते हैं, वो कट से लगे होते हैं ना। तो भाई उसका मान लो फैशन है कि आजकल वो पैंट्स पहनते हैं लोग, उसका प्राइस था 500 रुपए, आपका मित्र ले आया 500 रुपए की है, और उसका प्राइस 700 रुपए हो गया, क्योंकि फैशन है उस कॉमोडिटी का, उस जींस का फैशन है। तो क्या लोग लेना बंद कर देंगे? नहीं। जो लोग फैशन फॉलो करते हैं वो उन्हीं कॉमोडिटीज का यूज करते हैं। मतलब फैशनेबल गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इन गुड्स के ऊपर आके भी लॉ ऑफ डिमांड है जो वो टोटल पूरी तरह से फेल हो जाता है। और इन द केस ऑफ नेसेसरीज, नेसेसरी क्या होती है? जो हमारे लिए हमारी बेसिक गुड्स होती हैं, ये वो गुड्स होती हैं जिनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती है, जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट है, सॉल्ट है। तो इन गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नमक है, अगर जितना मर्जी महंगा हो जाए तो ऐसा नहीं है हम खरीदना बंद कर देंगे, यूज करना ही पड़ेगा। कनक है, अगर 70 रुपए किलो भी हो जाएगी तो भी हमें खानी ही पड़ेगी। तो है ना, रोटी छोड़ के कोई कुछ और तो हम खाने से रहे। तो नेसेसिटीज के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। या फिर जब कंट्री में कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, जैसे वॉर लगी कोई, है ना, कोई स्ट्राइक चल रही है, देश बंद पड़ा है किसी वजह से, तो ऐसे केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड है वो कई बार फेल हो जाता है। मान लो है ना, 2 घंटे बाद कोई ऐसा मैसेज आ जाए कि चाइना के साथ हमारी वॉर लगने वाली है, तो लोगों में एक बात छिड़ जाएगी कि फटाफट घरों में सामान जितना हम रख सकते हैं उतना रख लीजिए, पता नहीं बाजार कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। या फिर अगर आपको याद आए, अगर आपने मार्केट से परचेजिंग की है, लास्ट ईयर लॉकडाउन था, पूरा बाजार बंद था, कुछ समय के लिए दुकानें खुलती थी, तो ज्यादा दुकानदार वो 10 रुपए वाली चीज 15 रुपए में सेल करते थे, मतलब प्राइस ज्यादा है, फिर भी आपा लोग डिमांड कर ही रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें उनके बिना नहीं सरता है। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पे बेटा जी लॉ ऑफ डिमांड हमारा पूरी तरह से फेल हो जाता है। इन केसेस में या इन सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ये कुछ ऐसे केसेस हैं, अगर इनमें प्राइस ज्यादा होता है तो भी कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करता है, और अगर प्राइस कम होता है तो वो डिमांड कम कर लेता है। दीज आर नोन एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद आपका टॉपिक है change in demand. What is change in demand? When demand changes due to change in other factors. जब डिमांड में चेंज आया है किस वजह से? चेंज इन अदर फैक्टर्स। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रहेगी बिल्कुल कांस्टेंट, प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। डिमांड इंक्रीज हो रही है, या फिर डिमांड डिक्रीज हो रही है।
इस वजह से अदर फैक्टर्स प्राइस क्या रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट। प्राइस डिमांड 10 रुपए थे, आप 100 यूनिट परचेज कर रहे हो, प्राइस अभी भी 10 है, लेकिन आप डिमांड इंक्रीज हो गई। ये कुछ अदर फैक्टर्स भी प्राइस के अलावा, जैसे इंक्रीज इन, भाई अगर कंज्यूमर का इनकम लेवल इंक्रीज हो गया तो वो उसी प्राइस के ऊपर डिमांड ज्यादा करेगा। और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाए। मतलब अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है तो उसे क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इस प्राइस के ऊपर इतनी डिमांड कर रहे हो, प्राइस अभी भी इतना है, लेकिन आपने डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर दी। डिमांड तरफ शिफ्ट rightward, and either vice versa. What is decrease in demand? Price, demand, प्राइस 10 है, आप 200 यूनिट परचेज कर, प्राइस अभी भी 10 है, लेकिन आप 100 यूनिट परचेज कर रहे हो। When demand increases due to change in other factors, like जैसे यहाँ पे लिखा है increase in income, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनकम डिक्रीज हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस डिक्रीज हो गया, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्राइस के ऊपर आप इतनी डिमांड कर रहे हो, प्राइस अभी भी उतना ही है, लेकिन आपने डिमांड कम करनी शुरू कर दी। डिमांड शिफ्ट लेफ्टवर्ड। So what is increase in demand? When demand increases due to change in other factors, and what is decrease in demand? When demand decreases due to change in other factors. In both cases, price remaining constant. When increase in demand, demand curve shift rightward, and when decrease in demand, demand curve shift leftward. इसी तरह से टॉपिक बनता है अगला, that is change in quantity demand. पहले था चेंज इन डिमांड, अब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है ड्यू टू प्राइसेस। अब चेंज किस वजह से आया है, प्राइसेस की वजह से। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट।
क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है प्राइस की वजह से, यहाँ पे अदर फैक्टर कांस्टेंट है, और डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ पे टॉपिक बनता है एक्सटेंशन इन डिमांड, और दूसरा बनता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। व्हाट इज एक्सटेंशन इन डिमांड? एक्सटेंशन वर्ड का मतलब बढ़ना होता है, पॉजिटिव वर्ड है। कंट्रैक्शन का मतलब नेगेटिव वर्ड है, डिक्रीज होना। प्राइस डिमांड, प्राइस 10 रुपए है, आप 100 यूनिट परचेज कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हुई है, प्राइस के फॉल होने की वजह से प्राइस 5 रुपए रह गए, तो कंज्यूमर ने डिमांड इंक्रीज कर दी। इस प्राइस के ऊपर इतनी परचेजिंग कर रहे हो, प्राइस फॉल हो गई, आपने डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर दी। ये 5 और रीजन 100 200, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। ये कुछ इस तरह से बन जाएगी आपकी डिमांड। यहाँ पे क्या है, पहले आप इस पॉइंट के ऊपर थे, अब आप इस पॉइंट के ऊपर आ गए हो, ठीक। इसे क्या कहेंगे, डाउनवर्ड शिफ्टिंग, कि आप डाउनवर्ड आ गए। व्हाट इज कंट्रैक्शन इन डिमांड? प्राइस डिमांड 10 रुपए के ऊपर आप 100 यूनिट परचेज कर रहे हो, और प्राइस 20 रुपये होगी, आपने 40 यूनिट परचेज करना शुरू कर दिया। प्राइस इंक्रीज हुई, आपकी डिमांड डिक्रीज हुई। यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस डिक्रीज हुई थी और डिमांड इंक्रीज हुई थी। और रीजन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी बाय कर रहे थे, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ आपने डिमांड कम कर दी। पहले आप इस पॉइंट पे थे, अब कहां पे आ गए, इस पॉइंट पे। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में कर्व शिफ्ट करती है, यहाँ पे कर्व के पॉइंट में ही चेंज आता है, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर अपवर्ड मूवमेंट। जो ये डिक्रीज इन डिमांड है, इसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। मूवमेंट में चेंज आया है, कर्व में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है, और इसे कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये था टॉपिक आपका, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। In increase in demand, demand curve shift rightward, and in decrease in demand, demand curve shift leftward. What is change in quantity demand? When quantity demand changes due to change in price, यहाँ पे other factor remaining constant. The topic here is extension in demand and contraction in demand. What is extension in demand? Demand extends due to fall in price. And what is contraction in demand? Demand contracts or demand decreases due to increase in price. In extension in demand, there is downward movement, or in contraction in demand there is upward movement. उसके बाद आपका ये चैप्टर लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।